नमस्कार दोस्तों, मैं सागर सुमन फ्रॉम आईएसएल इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आपको ग्रामर सेक्शन के वॉइस चैप्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ। वॉइस चैप्टर ग्रामर का सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। इस सेक्शन से सभी परीक्षा में प्रश्न रहता ही है, इसलिए इस चैप्टर का अध्ययन बहुत ही डीपली हमें करना है और अच्छे से अध्ययन करना है कि कहाँ पे क्या होता है। आज मैं वॉइस को इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ कि व्हाट इज वॉइस। वॉइस के माध्यम से मैं बहुत सारे चीज़ बताऊँगा जिसे आप ध्यान से देखें। चलिए अब मैं आगे की ओर बढ़ते हैं कि व्हाट इज वॉइस। वॉइस मीन्स वॉच होता है। वॉच जिस अध्याय के अंतर्गत ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब सकर्मक क्रिया का अध्ययन तथा उपयोग किया जाता है उसे वॉइस कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब वैसे वर्ब को कहते हैं जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लगाना कंपलसरी होता है। बिना ऑब्जेक्ट लगाए अर्थ की कल्पना नहीं करते हैं, इसलिए इसके साथ ऑब्जेक्ट लगाना कंपलसरी होता है। और इनट्रांजिटिव वर्ब में विदाउट ऑब्जेक्ट लगा के हम लोग किसी भी वाक्य के अर्थ को पता लगा देते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ समझाने की कोशिश किए हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब में द मैन किल्ड ए स्नेक, एक आदमी जो है सांप को मारता है। अगर हम ए स्नेक को पैक कर दे, स्नेक को हटा दें तो ए मैन किल्ड क्या मारता है पता ही नहीं चल रहा, अर्थ का पता ही नहीं चल रहा। इसलिए इस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लगाने से अर्थ का स्पष्ट होता है। लेकिन अगर इनट्रांजिटिव वर्ब में क्या है, द मैन डाइड, आदमी मर गया। कैसे मरा, क्या मारा, कौन मरा ये पता नहीं चल रहा है, मतलब मर गया। तो ये अर्थ स्पष्ट हो रहा है तो विदाउट ऑब्जेक्ट लगा के, इसलिए इस वाक्य को इनट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है, डाइड को। और ऊपर वाला जो ट्रांजिटिव वर्ब है किल्ड के साथ स्नेक लगा है, इसलिए इसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। आई होप दैट आप ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब के अंतर को समझ गए होंगे कि क्या किसे क्यों कहते हैं। ओके, आगे वॉइस के बारे में चर्चा करते हैं कि वॉइस में कितने प्रकार के होते हैं, वॉइस का यूज कैसे होता है। मैं यहाँ पे वॉइस दो प्रकार के होते हैं लिखा हूँ। पहला वॉइस है एक्टिव वॉइस, दूसरा है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में हमेशा सब्जेक्ट एक्टिव होता है, मतलब मैं, तुम, वह, ये सब हमेशा एक्टिव होता है और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। और पैसिव वॉइस में शुरू में ही ऑब्जेक्ट लिखते हैं और लास्ट में सब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे आप यहाँ पे एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि क्या है उसमें। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ मैं बताया हूँ। आई होप, मुझे आशा है कि आप इसे पहले से भी जानते होंगे। इसके बावजूद मैं इसे बताने जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ ये इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, मतलब यू ही होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, इट का इटी होता है, दे का दैम होता है, वन का वन होता है। और कोई नाम रहता है, जैसे राम है तो राम ही होगा, सीता है तो सीता ही होगा, कोई गर्ल्स लिखा हुआ है तो वहाँ पे गर्ल्स ही डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हैं, यू का ऑब्जेक्ट यू होता है। तो ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि हम कैसे पता लगाएंगे कि यह सब्जेक्ट के रूप में है या ऑब्जेक्ट के रूप में है। यदि किसी यू के बाद, यदि आप यू के बाद किसी भी वर्ब को देखते हैं, वर्ब रहता है तो वहाँ यू सब्जेक्ट जैसा काम करेगा। लेकिन किसी भी यू के पहले वर्ब हो, यू के पहले वर्ब हो तो हम वहाँ पे यू को ऑब्जेक्ट डिनोट करेंगे। अगर कोई यू के बाद
यू के बाद कोई वर्ब हो तो वहाँ यू सब्जेक्ट के रूप में होता है, और यदि किसी वाक्य में यू वर्ब के बाद हो, मतलब यू के पहले वर्ब हो, तो उस वाक्य में यू ऑब्जेक्ट के जैसा काम करेगा। ओके, चलिए ये तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट था, आप यहाँ समझ गए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वर्ब से रिलेटेड, वॉइस से रिलेटेड, कि क्या क्या इंपॉर्टेंट होते हैं वॉइस को बनाने में। चलिए देखते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो लिखा हूँ मैं, हेडिंग डाला हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, एरो डाला हूँ मैं यहाँ पे, ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन ऑल पैसिव वॉइस। जितनी भी पैसिव वॉइस होते, चाहे वो टेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो मोडाल से रिलेटेड हो, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो, चाहे वो इम्परेटिव वाक हो, किसी भी तरह का वाक हो, ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन ऑल पैसिव वॉइस। जितने भी पैसिव वॉइस होते हैं उसमें हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। और एक बात और मैं बोल रहा हूँ, जो मैं बात इसमें लिखा नहीं हूँ, कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू मोडाल्स के अनुसार जो बनता है, ऑलवेज यूज द हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमेशा यूज करना है, तभी वो सेंटेंस सही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, यूज एजेंट बाय बिफोर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के पहले एजेंट के रूप में बाय का प्रयोग करना, बी ओ वाई, बाय। बाय का मतलब द्वारा, लेकिन कभी कभी अकॉर्डिंग टू वर्ब के अनुसार से आपको एजेंट यूज करना है। जैसे टू भी यूज हो जाता है, नो के अनुसार टू लगेगा, सेटिस्फाइड है विथ लगता है, इंटरेस्टेड इंटरेस्ट के अनुसार से इन लगता है। तो अकॉर्डिंग टू कुछ ऐसे पर्टिकुलर कुछ वर्ब होते हैं, उनको याद करना पड़ेगा कि किसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है। लेकिन जनरली बाय का प्रयोग किया जाता है एजेंट के रूप में जब हम किसी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, सम इंट्रांजिटिव वर्ब्स विच आर यूज्ड इन पैसिव वॉइस। बोलते हैं कि सम इंट्रांजिटिव वर्ब विच आर नॉट यूज्ड इन पैसिव वॉइस। कुछ इंट्रांजिटिव क्रिया होते हैं, मतलब अकर्मक क्रिया होते हैं, जिनका प्रयोग पैसिव वॉइस में नहीं किया जाता है। अब कौन कौन सा वर्ब है उसको हम लोग देखते हैं। गो, कम, डांस, प्ले, स्लिप। स्लिप, एक स्लिप फिसलने वाला है, एक स्लिप है, वह सोना होता है। वॉक, स्टैंड, रन, स्विम, फ्लाई, सिट, स्माइल, लाफ, इटीसी। इसका प्रयोग हम लोग पैसिव वॉइस, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में नहीं करते हैं। अगर कहीं आपको मिले तो एक कंडीशन बेस पे होता है, इसके साथ शर्त लगा रहता है, तब जाके इसका एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है। ओके, मैं इसे बता दिया हूँ, आप इसे एक बार याद कर लें और समझ लें। नेक्स्ट पॉइंट है, रिमूव दीज वर्ड्स। कुछ नीचे वर्ड्स में लिखा हूँ, उसको रिमूव करना है। व्हेन यूज्ड इन एक्टिव वॉइस, जब एक्टिव वॉइस में इसका उपयोग हो, तो वॉइस में एज ए सब्जेक्ट रूप में इसका यूज हो, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए इस सभी शब्दों को लगा हो तो इन सभी शब्दों को आप हटा दें, क्योंकि इस सभी शब्दों का यूज ऑब्जेक्ट रूप में नहीं किया जाता है जब एक्टिव से पैसिव बनता है सेंटेंस। तो ये आपका बेसिक फंडामेंटल रूल्स था जो मैं बता दिया हूँ, ये सभी वॉइस के साथ अप्लाई होगा। आप इसे ध्यान से याद कर लें, समझ लें, ये बार बार आपको काम देगा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ता हूँ मैं। नेक्स्ट पॉइंट है टेंस बेस्ड वॉइस। जब आप वॉइस पढ़ेंगे तो टेंस बेस्ड वॉइस पढ़ना पड़ेगा, मोडाल्स बेस्ड वॉइस पढ़ना पड़ेगा, इम्परेटिव सेंटेंस बेस्ड वॉइस पढ़ना पड़ेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बेस्ड वॉइस पढ़ना पड़ेगा, WH क्वेश्चंस बेस्ड वॉइस पढ़ना पड़ेगा। जैसा जैसा चैप्टर आएगा वैसे मैं आपको बताते रहूँगा अपने चैनल के माध्यम से। यहाँ मैं टेंस बेस्ड वॉइस चर्चा किया हूँ कि टेंस बेस्ड वॉइस होता क्या है। तो मैं एक चार्ट के माध्यम से बताने की कोशिश किया हूँ कि इसमें क्या पोर्शन है, क्या इसका स्ट्रक्चर्स है। चलिए, टेंस बेस्ड वॉइस है
वॉइस है कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या क्या चीज़ टेंस बेस में होता है। चलिए, टेंस में 3 पॉइंट होते हैं। एक प्रेजेंट होता है, दूसरा पास्ट होता है, तीसरा फ्यूचर होता है। तो अब प्रेजेंट का भी 4 पॉइंट होता है, पास्ट का भी 4 पॉइंट होता है और फ्यूचर का भी 4 पॉइंट होता है। तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है और परफेक्ट कंटिन्यूअस है। पास्ट का भी सेम होता है, फ्यूचर का भी सेम होता है। अब हम लोग हेल्पिंग वर्ब पे चर्चा करते हैं कि वॉइस में टेंस बेस्ड वॉइस जो है उसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होता है। चलिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर प्रयोग होता है वॉइस के रूप में, और टेंस के रूप में क्या यूज होता है, डू डज यूज होता है। पास्ट इंडेफिनिट में वाज वेयर यूज होता है, और एक्टिव वॉइस में मतलब है कि टेंस बेस में अगर टेंस में बनाते हैं तो उसमें आपको डिड का प्रयोग सिर्फ होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल सेल प्लस बी का प्रयोग हुआ है, लेकिन अगर टेंस बेस में वॉइस टेंस बेस में अगर सेंटेंस रहता है तो सिर्फ विल और सेल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर प्लस बिंग का प्रयोग होता है, लेकिन अगर टेंस बेस पे सिर्फ रहेगा, टेंस रहेगा सिर्फ, तो इज एम आर ओनली रहेगा और वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्रयोग किया जाएगा टेंस में। लेकिन पैसिव वॉइस की जब बात होगी तो इज एम आर प्लस बिंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वेयर प्लस बिंग का प्रयोग होता है, लेकिन अगर टेंस में बनाते हैं सेंटेंस को तो वाज वेयर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है। ये वॉइस बेस का स्ट्रक्चर है और इज वाज वेयर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म वो टेंस बेस का स्ट्रक्चर है। ओके, नेक्स्ट वन है परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हैव हैज प्लस बीन का प्रयोग हुआ है, पास्ट परफेक्ट में हैड बीन का प्रयोग हुआ है, और फ्यूचर परफेक्ट में विल सेल प्लस हैव बीन का प्रयोग हुआ है। ओके, अब यहाँ पे आप फ्यूचर कंटिन्यूअस का प्रयोग देख रहे हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, इसका पैसिव वॉइस का कोई सेंस नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता है, एकदम नहीं होता है, इसका होता है, लेकिन ये एक्सेप्शन केस में होता है, इस अब बाद में रखा जाता है, इसलिए इसका प्रयोग जनरली इसका प्रयोग नहीं किया जाता है सेंटेंस में वॉइस के बदलने में। ओके, नेक्स्ट आते हैं सेम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात हो, उसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं, इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। और मैंने बोला अगर होता भी हो किसी बुक में तो एक्सेप्शन केस में होता है, किस कंडीशन बेस में होता है, लेकिन जनरली इसका प्रयोग नहीं होता है, तो हम लोग यहाँ भी इसे नहीं पढ़ेंगे। चलिए, या वॉइस का एक इंट्रोडक्शन था, इंट्रोड्यूस करवाया हूँ कि वॉइस होता क्या है, वॉइस बेस पे जो टेंस है उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, और मैं सभी पॉइंट को अच्छे से पढ़ा दिया हूँ, समझा दिया हूँ। आगे मैं अब नेक्स्ट पॉइंट जो पढ़ूंगा वह है प्रेजेंट इंडेफिनिट वॉइस। प्रेजेंट इंडेफिनिट वॉइस इज एम आर, और इसका हिंदी कैसा होता है, इसका एक्टिव से वॉइस कैसे, पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एक ही वीडियो में बनाना संभव नहीं है। चलिए, अब बिना इसे समय गवाए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप मेरा वीडियो देखें और समझे होंगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर लाइक ज़रूर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप मेरा वीडियो कैसा लगा, और क्योंकि मैं इससे मोटिवेट होता हूँ, आगे भी वीडियो बनाते रहूँगा आप लोगों के लिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।